नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया था और अब एनडीए ने भी उन्हें अपना नेता चुन लिया है। यानी अब नीतीश का सीएम बनना तय हो गया है और वो कल शपथ ग्रहण करेंगे। आज पटना में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि विजय कुमार सिन्हा को उपनेता की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रस्ताव का समर्थन प्रेम कुमार, रामकृपाल यादव, कृष्ण कुमार ऋषि, संगीता कुमारी, अरुण शंकर प्रसाद, मिथिलेश तिवारी, नितिन नवीन, वीरेंद्र कुमार, रमा निषाद, मनोज शर्मा और कृष्ण कुमार मंटू सहित कई विधायकों ने किया। विधायक दल की बैठक के बाद अब सम्राट चौधरी के बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना मजबूत हो गई है। वे फिलहाल बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं। वहीं विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं और मौजूदा समय में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। हम सभी संगठन के लोग आज सारे विधायक एक साथ मिले, ये भी बहुत अच्छा लगा। मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी थी पूरे हॉल में, तो लोगों का दुलार भी बहुत मिला और हम लोग राष्ट्र सेवा के और प्रति बहुत ही प्रबल महसूस करते हैं रोज रोज खुद को। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं पर्सनली बोलती हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ गई जहाँ पे हमारे लिए बस एक यही अब हमारा एक मिशन है कि हमको अपने देश को एक विकास की प्रगति पर लेके दौड़ना है। आपने कभी सोचा था मैथिली जी आज जिस जगह पर आप खड़ी हैं? मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं सोचा था कि मैं कहाँ खड़ी रहूँगी, क्या मुझे मिलेगा, मेरा उद्देश्य क्या रहेगा। तो मैं ऐसा लग रहा है भगवान मेरे साथ खड़े हैं और मुझे एक एक जो मेरा स्टेप है मैं साथ कॉन्फिडेंट है आप? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट से ज्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ। अलीनगर के लोगों ने बहुत प्यार दिया है और मुझे पूरे संगठन के लोगों से बहुत प्यार। मुंगेर विधानसभा सीट से पहली बार बीजेपी के विधायक बने कुमार प्रणय ने आज हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद बताया कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया है, जबकि विजय कुमार सिन्हा को उपनेता की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व के साथ पार्टी राज्य के विकास के लिए एकजुट होकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए पर जो भरोसा जताया है वो ऐतिहासिक है। अभी सरकार गठन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जनता ने जो विश्वास दिया है उसके अनुरूप काम करने की तैयारी बीजेपी पूरी गंभीरता से कर रही है। कुमार प्रणय ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव और विकास चाहती है। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने एनडीए को मजबूत जनादेश दिया है। उन्होंने बताया कि आगामी सरकार से जनता की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं और बीजेपी उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुमार प्रणय ने विश्वास जताया कि एनडीए की बनने वाली सरकार बिहार को विकास के नए रास्ते पर ले जाएगी और जनता की हर अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को तय करना है। आगे आने वाले समय में ये जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली जाएगी। सरकार आज विधानमंडल दल के नेता और उपनेता का सर्वानुमति से चुनाव हुआ। आने वाले सभी प्रक्रियाओं को सर्वानुमति से तय करेंगे। आज जो एनडीए को इतनी बड़ी बहुमत आई है, जो डबल इंजन की सरकार ने जो बिहार में विकास किया, उस विकास पर बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार विकसित बिहार बनाने के लिए एनडीए सरकार लगातार प्रयास करती रही है और तेजी से प्रयास करती है। मैं मुंगेर की जनता की कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने
एनडीए पर भरोसा जताया, एनडीए के राष्ट्रीय नेतृत्व, एनडीए के प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा जताया और भरपूर आशीर्वाद एनडीए को दिया। इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पाटलिपुत्र स्थित कैंप कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को मिली हार की जिम्मेवारी खुद पर ली। कहा कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सके, हमारी सोच में कुछ गलती हुई होगी, ये जिम्मेवारी मेरी है और मैं खुद इसे स्वीकार करता हूँ। जीतने वालों को बधाई देते हैं। हमारे लिए ये आत्मचिंतन का समय है। जिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सके उनसे क्षमा मांगते हैं। साथ ही प्रायश्चित के तौर पर 20 तारीख को भीतिहरवा आश्रम में एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। साथ ही कहा कि चुनाव में हमें वोट नहीं मिला, लेकिन वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। हमने कुछ गुनाह नहीं किया है। बिहार में जहां सिर्फ जाति धर्म की राजनीति होती है, वहां हमने मुद्दों की राजनीति की है। इस बार भी जो ऐसा करके जीते हैं, अब उन्हें हिसाब देना ही होगा। उन्होंने अपने राजनीति छोड़ने वाले बयान पर किए गए पत्रकारों के सवाल का जवाब भी दिया। कहा कि महाभारत में पांडवों के साथ भगवान थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर मार दिया गया, लेकिन फिर भी अभिमन्यु को मारने वालों की जीत नहीं हुई। जीत आखिरकार पांडवों की ही हुई। मैं बिहार छोड़ने वाला नहीं हूँ। 3 साल में जितनी मेहनत किए है उससे 2 गुनी मेहनत करेंगे। पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जनसुराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। सहरसा दौरे पर पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देश को बचा लेने का आग्रह करते हुए उनसे प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने की नसीहत दी है और बगैर कोई शर्त के बिहार में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत के नेतृत्व में चिराग पासवान या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी नहीं संभले तो आने वाले 6 महीने तक भारतीय जनता पार्टी जेडीयू समेत सभी पार्टियों को तोड़ देगी। हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि कल उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा। उन्होंने बीजेपी की चाल को अच्छे तरीके से समझ लिया है। समय रहते हुए नीतीश जी संभल गए, नहीं तो उनके पार्टी की सीट भी गायब हो जाती। आपकी लालू जी सबकी एक विचारधारा थी, बिना शर्त, बिना किसी भी कौज के आप आइए और बचाइए इस देश को। हम तो चाहेंगे, चिराग जी को भी मौका है कि देश का प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार जी, यही मौका है। और कोई संभाले, युवा तुर्क जो भी संभाले, तेजस्वी जी संभाले, निशांत को आप दे दीजिए। हम आग्रह करेंगे नीतीश जी से, इस देश को बचाने के लिए आप आगे आए थे भविष्य में पहले भी, और अब इस देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए। और इंडिया गठबंधन से हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जी को केंद्र ले जाइए
और यहाँ निशांत और चिराग तेजस्वी जी को बैठ करके सरकार बनाए, तय करे और इस संविधान और लोकतंत्र को बचाए। अब जरूरत है लोकतंत्र बचाने। बिहार एसटीएफ के नारकोटिक सेल ने मुजफ्फरपुर में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में अहियापुर थाना पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई में कुल 1016 ग्राम हेरोइन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसटीएफ के द्वारा सूचना मिली कि 2 मादक पदार्थ तस्कर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड की ओर बड़ी मात्रा में हेरोइन लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में अहियापुर थाना पुलिस को भी शामिल किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैरिया बस स्टैंड के पास दोनों तस्करों को दबोच लिया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान राजेश्वर पंडित और पूनम देवी के रूप में हुई है। गिरफ्तार पूनम देवी पूर्व में भी मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में जेल जा चुकी हैं। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। किशनगंज शहर में एक बार फिर चिटफंड कंपनी की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। शहर के हलीम चौक पावर ग्रिड के ठीक सामने मोहम्मद जसीम के मकान में शुभारंभ चिटफंड कंपनी द्वारा कार्यालय बनाया गया था, जहां सैकड़ों गरीब महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर 40 से 50 हजार रुपए तक स्कैनर के माध्यम से जमा करवाए गए, जिसका प्रमाण कई लोगों के मोबाइल में है। और जब मोटी रकम जमा हो गई तो अचानक कार्यालय बंद कर फरार हो गए। चिटफंड कंपनी के कर्मी और मंगलवार सुबह जब पीड़ित महिलाएं और उनके परिजन पैसे वापस लेने या लोन की किस्त जमा करने पहुंचे तो ऑफिस पर ताला लटका मिला। इसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और पत्थरबाजी की गई और गुस्साए लोगों ने किशनगंज बहादुरगंज मुख्य मार्ग को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। घर में दिया था मणिजान, वहाँ बोले कि हमको 5000 रुपया दीजिए, हम आपका अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद हम आपको 1.5 लाख रुपया देंगे। तो हमको विश्वास हो गया सर। हम क्यों जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा कीजिएगा ये व्यवहार? हमको मालूम नहीं है ना सर। हमारे साथ छोटा बच्चा है, हम यही समझते हैं कि चल पैसा लेकर कोई काम हो जाएगा तो अच्छा सफल रहेगा, अपना हस्बैंड को अच्छा लगेगा। हम किसी के पास से पैसा लेके तब दिए हैं सर, कर्ज पे उठा के। मकान मालिक को सब कुछ पता है सर, हमको अंदर नहीं जाने देते हैं। अब बात करेंगे झारखंड की। राज्य में 21 नवंबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राज्यव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड के पलामू जिले के नीलांबर पीतांबर प्रखंड से करने वाले हैं। तो वही इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुलकर जानकारी दी। बिहार चुनाव के बाद झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा और सरकार बदलने की संभावनाओं पर राजधानी रांची स्थित झामुमो कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने मीडिया के बीच आकर बड़ा बयान दिया है। पारिवारिक जो विभेद है या पारिवारिक डिफरेंसेस है उसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। ये किसी भी परिवार में, किसी के घर में भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। तो मुझे लगता है ये नितांत व्यक्तिगत मामला है लालू यादव के परिवार का, और इसका निराकरण भी उन्हीं लोगों को ढूंढना है। तो इस पर कोई राजनीतिक परिचर्चा राजनीतिक परिचर्चा की बात नहीं है, लेकिन इसके पृष्ठभूमि में राजनीति है और चुनाव की करारी हार है कहीं ना कहीं। देखिए, इस चीज का पूर्वानुमान या इस चीज का अनुमान तो तेजस्वी यादव जी को भी होगा, लालू यादव जी जो मुखिया है परिवार के उनको भी होगा। क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्यों मानसिक आघात
वहाँ जो परिवार के सदस्य हैं उनको लगा क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मुझे लगता है ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग मिल बैठकर सॉर्ट आउट कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब खुद डॉक्टर की भूमिका में राज्य के सभी सदर अस्पतालों में नजर आएंगे। साथ ही वो अस्पताल के ओपीडी में मरीजों का इलाज भी करेंगे। दरअसल ये बड़ा पहल करते हुए खुद स्वास्थ्य मंत्री ने बीते कल राजधानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल करते हुए ये कहा कि शायद वो देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं जो खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये कदम पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने राज्य के सभी सदर अस्पतालों में क्रमवार ओपीडी में बैठने का फैसला लिया है, जिससे मरीजों के साथ सीधा संवाद होगा और डॉक्टर्स का भी मनोबल बढ़ेगा। गोंडा मुफस्सिल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटपाट और डकैती की योजना बना रहे अपराधियों के गिरोह को दबोच लिया। पुलिस ने मौके से 5 अपराधियों को 2 देसी कट्टे और जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। हेडक्वार्टर डीएसपी जेपीएन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवकों को धर दबोचा। डीएसपी के अनुसार सभी गिरफ्तार आरोपी लूटपाट की योजना बनाने के दौरान ही पुलिस के रेडार पर आ गए थे। खैरागढ़ क्षेत्र में जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य शताक्षी देवव्रत सिंह ने ग्रामीणों के साथ कलेक्टर के नाम संयुक्त कलेक्टर सुमन राज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 जाल बांधा की कई महत्वपूर्ण सड़कें अत्यंत खराब स्थिति में हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में 3 प्रमुख मार्गों के तत्काल निर्माण और सुधार की मांग की गई। खैरागढ़ राजनांदगांव मुख्य मार्ग से ग्राम दबका पहुंच मार्ग का नवनिर्माण, खैरागढ़ जला बांधा मुख्य मार्ग से ग्राम मुतेड़ा नवगांव मार्ग पर नई सड़क निर्माण, खैरागढ़ जला बांधा मार्ग से मंदराकुही होते हुए ग्राम पांडुका तक की जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण की मांग शताक्षी सिंह के कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर अन्य क्षेत्रों से आए ग्रामीण भी उनसे मिले और अपनी समस्याएं रखीं। कि आज हम असल में कलेक्टर महोदय जी को एक सूचना देने आए थे कि खैरागढ़ से जो 3 एक जो मुख्य मार्ग जो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 जाल बांधा में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनका नवनिर्माण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ग्राम दबका की जो रोड है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसी के साथ साथ नवागांव जाने के लिए तो रोड ही नहीं है। तो और इसी के साथ साथ ग्राम मदराकुही से पांडुका जाने वाली जो रोड है उसकी सड़क तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ पे कई ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और वहाँ से लोगों का आना जाना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। इन रोडों का नवनिर्माण किया जाए ताकि ये जो दिक्कतें हो रही हैं ग्रामवासियों को उससे उनको छुटकारा मिल सके। और बस यही मांग करने आए थे और जल्द से जल्द हमें आशा है कि इसका कुछ न कुछ निराकरण किया जाएगा। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान अब आधुनिकता को अपनाते हुए अपने आय में वृद्धि कर रहे हैं। पारंपरिक कृषि को पीछे छोड़ अब किसान लगातार आधुनिक तकनीक को खेती कर रहे हैं, जिससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि पानी और जमीन की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। कुछ ऐसे ही है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम गातापार खुर्द में रहने वाले किसान सुरेश सिन्हा, जिन्होंने पारंपरिक कृषि को पीछे छोड़ उन्नत तरीके से खेती करना शुरू किया है।
हमारे साथ मौजूद है राजनांदगांव जिले के गातापात खुर्द के किसान सुरेश सिन्हा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से टमाटर की खेती में मुनाफा किए हैं और इस साल उन्होंने कितने लाख रुपए का टमाटर बेचे हैं और उसके साथ साथ अन्य चीज का भी, जैसे टमाटर हो गया, लौकी हो गया, फूल गोभी हो गया, ये सब चीज का फसल उसने किया है शासन का सहयोग से। आइए हमसे चर्चा करते हैं किस प्रकार से उन्होंने किया है। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार सिन्हा, ग्राम गातापात खुर्द, विकासखंड डूंगागढ़, जिला राजनांदगांव का किसान हूँ। जो मैंने टमाटर की खेती कर रहा हूँ इस समय। पहले कम एरिया में टमाटर का खेती करते थे, लेकिन अभी इसके आमदनी को देखते देखते मैंने एरिया बढ़ाया, जिससे अच्छा आमदनी हो रहा है। इस समय मैंने राजस्थान गया था, जयपुर, वहाँ से पाली हाउस के बारे में देखा। उसको आकर मैंने पाली हाउस लगाया, जिससे 50% गवर्नमेंट का अनुदान है इसमें। और इसमें टमाटर लगाया हूँ, सिंजेंटा कंपनी का माल्या वैरायटी है, जो अधिक अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। गवर्नमेंट शासन से ये कहना चाहें कि किसान को जो सब्सिडी है, कृषि यंत्र है, बहुत सारे ऐसे योजना है, ड्रिप है, इसमें दे रहे हैं। इसको और प्रचार प्रसार अच्छे से करें और इसमें सब्सिडी किसान को दे। ये थे सुरेश सिन्हा जी, गातापात खुर्द के किसान। मैं विपुल कनिया, APN न्यूज, राजनांदगांव। करेंगे मध्य प्रदेश की। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा चखाने वाले एक फौजी अपने ही पत्नी की प्रताड़ना से दुखी हो गए। फौजी ने ग्वालियर पुलिस से अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाई है। फौजी का आरोप है कि उसकी पत्नी का जीजा से अवैध संबंध है, जो अब उसे डर है कि कहीं उसका इंदौर के राजा रघुवंशी कांड की तरह न हो जाए। पुलिस ने फौजी की शिकायत पर मामले की जांच पर को भरोसा दिलाया है। दरअसल ग्वालियर के रहने वाले एक फौजी ने अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाई है। गोला का मंदिर इलाके में रहने वाले देवेंद्र सिंह राजावत भारतीय फौज के सिपाही हैं। देवेंद्र ने पुलिस को दिए आवेदन पत्र पर बताया कि 25 अप्रैल 2025 को उसकी शादी औरैया जिले में रहने वाली वंदना चौहान के साथ हुई थी। वंदना मुरैना के सरकारी अस्पताल में नर्स के पद पर तैनात हैं। फौजी का आरोप है कि उसकी शादी वंदना ने जायदाद और प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से करी थी और फौजी का आरोप है कि 25 अप्रैल को शादी के बाद वंदना ने सुहागरात के पहले ही उससे प्रॉपर्टी आदि के बारे में पूछताछ की। अब बात करेंगे महाराष्ट्र मुंबई की। पुणे जमीन घोटाला मामले की रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को क्लीन चिट दे दी गई है। पिछले कुछ दिनों से कथित पुणे जमीन घोटाला महाराष्ट्र में चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस घोटाले में पार्थ पवार का नाम सामने आने के बाद विपक्ष ने अजित पवार से इस्तीफे की मांग की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लगा है। दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई स्तर न्यायालय के विशेष MP MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। नवाब मलिक का नाम सीधे मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा था और इसी मामले में उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। ईडी का आरोप है कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर, उसके सहयोगी सलीम पटेल, 1993 मुंबई ब्लास्ट आरोपी सरदार खान और नवाब मलिक ने मिलकर गोवा वाला कंपाउंड की 3 एकड़ जमीन मुनीरा पलंबर नामक महिला से साजिश के तहत हड़पी थी। महाराष्ट्र में अंबरनाथ के जावसई इलाके में एक युवक पर 8 लोगों की टोली ने तलवार और कोयते जैसे धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। पीड़ित सुधीर ओम प्रकाश सिंह फुलेनगर वाड़ी में अपने
परिवार के साथ रहते हैं और उनका इलाके में एक तबेला है। हमले के पीछे कोई आपसी रंजिश बताई जा रही है। दरअसल सुधीर अपनी गाड़ी की टूटी हुई वेल्डिंग का काम कराने के लिए घर के पास की दुकान पर गए थे। तभी अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 9 युवक आए और उन्होंने सुधीर पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।